अब ज़रा स्टूडेंट्स के हवाले से बात करते हैं, तालीमी सेगमेंट के हवाले से बात करते हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो आला से आला तालीमी इदारों में जाकर तालीम हासिल करें। वालिदैन भी उनके यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बाज़ औक़ात ये है कि उनके नंबर्स या ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं होते, और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर नंबर्स या ग्रेड अच्छे हैं तो फिर आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि बैरून मुल्क जाएँ और बाहर जो है वो जाकर आप तालीम हासिल करें। अब ऐसे में एक चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करती है वो है स्कॉलरशिप। लेकिन ये स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जाए, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। बहुत कम लोगों को स्कॉलरशिप मिल पाती है। कैसे ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फेसबुक ग्रुप है, वो चलाते हैं, एक ख़ास बड़ा एक मकसद है उसका, और उस मकसद का वो मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिलवाने में हेल्प की जाए। डॉक्टर वकार बेग साहब हैं जो कि ये फेसबुक ग्रुप चलाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें गाइड करेंगे कि स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। तो फ़ोन कॉल्स भी हम ले लेंगे आपकी, और अगर आपके सवालात हों तो आप शामिल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। और मारिया मकसूद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं जो कि इटली में है। उनका PhD कंप्लीट हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फुली फंडेड स्कॉलरशिप उन्होंने भी ली, और ये भी इसी ग्रुप से ली जो डॉक्टर वकार बेग चला रहे हैं। इरफान खालिद भी हमारे साथ हैं, ये भी इटली में मौजूद हैं, और इनका अभी एडमिशन हुआ है, ये भी PhD कर रहे हैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वकार बेग साहब की तरफ जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। ये बताइए कि ये जो स्कॉलरशिप्स वाला मामला है, ये मामला जितना मुश्किल लगता है क्या उतना ही मुश्किल है? बिल्कुल जी, ये इतना मुश्किल नहीं है। वैसे ही ये मुश्किल लगता है देखने में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप अप्लाई करते हैं और प्रोसेस है जाने का, और आपने बाहर के मुल्क जाना है, तो प्रोसेस देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन करें ये बहुत आसान प्रोसेस है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह आप स्कॉलरशिप। तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, हाँ, कि क्राइटेरिया की बात करें, कोई स्टूडेंट अगर स्कॉलरशिप लेकर बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? मिनिमम क्राइटेरिया उसको क्या, जिस पर पूरा उतरना चाहिए, वो क्या है? जी मेरे ख्याल में सबसे मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ये बहुत अहम चीज़ है। ये इतने साल से जो हम काम कर रहे हैं, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि शायद हमने वो ऐड देखी और बस हमने CV भेज दी तो हमारा बस रिप्लाई आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी पड़ती है। तो बेसिक क्राइटेरिया अगर देखें तो मेरे नज़दीक सिर्फ आपको जहन में होना चाहिए कि आपने अप्लाई करना है, शौक होना चाहिए, और बाकी ये तो एक ब्रॉड टर्म है ना, मतलब सर तो चेकलिस्ट पे आ जाते हैं वकार साहब, ये कि मिसाल के तौर पे एज कितनी होनी चाहिए, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, बैचलर और मास्टर दोनों डिग्रीज की बता दें। अच्छा बिल्कुल जी, बैचलर्स मास्टर PhD इस स्टेज के ऊपर स्टूडेंट्स जाते हैं ज़्यादातर, और मास्टर PhD पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं। तो बैचलर्स के लिए एज डिपेंड करती है। कई ममालिक के अंदर कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूरोपियन स्पेशली एज को नहीं करते इतना कंसीडर, और ना US वाले, लेकिन बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर एज की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बैचलर, मास्टर्स और PhD के ऊपर। या कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो हमें ऑफ़र होते हैं, उनके अंदर एज की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो भी अगर हों तो सिंपल हैं। अगर बैचलर्स हो तो वो 20 ईयर्स मैक्सिमम हो, अगर मास्टर्स है तो वो 30 या समटाइम्स 35 तक भी, और अगर PhD है तो वो 35 to 40 तक होती है। लेकिन बेसिकली जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पीछे A लेवल्स के और O लेवल्स के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हों, या FSC के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हों, FA के। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हों, और इसी तरह अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, अब ये आपने बड़ी आसान सी छोटी सी चीज़ बताई है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। अब अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की जो हमारा फाइल होती है उसमें डॉक्यूमेंट्स होते क्या क्या हैं? जो 2-4 चीज़ें मुझे पता है। एक, उसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टेस्ट देने होते हैं। दूसरा होता है, अच्छा वो डिफरेंट वेरी करता है, कहीं आइल्स चलता है, कहीं टोफल चलता है, या कहीं 1-2 चीज़ें और हैं जो आ गई हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है जो देख के और जिसका सुन के बेचारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या, पर्पस ऑफ लाइफ भी नहीं पता है इस वक्त। तो वो कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे और किससे हेल्प लेनी चाहिए, किस डिग्री में अप्लाई करना चाहिए, ये फैसला कैसे होगा, ये सवाल हम आपकी तरफ भी लेके आएंगे। लेकिन पहले मारिया मकसूद की तरफ चलते हैं, और मारिया से मैं ये जानना चाहूँगी कि वो इटली में पढ़ रही हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर
पर हैं, आपने मारिया कैसे ये डिसाइड किया कि आप जिस चीज़ में डिग्री ले रही हैं आपको उसी में पढ़ना है, वही डिग्री आपने लेनी है आउट ऑफ ऑल द वाइड होराइजन? मतलब एक बाहर तो हर चीज़ की सब डिसिप्लिन है, क्रिमिनोलॉजी है तो फिर उसमें प्रिजन वालों के साथ किस तरह डीलिंग करनी है, क्या चीज़ें हैं, वहाँ तो हर बड़ी बड़ी डिग्री की भी सब डिसिप्लिन है जिसमें आप मास्टर या मेजर कर रहे होते हैं। तो आपने ये फैसला कैसे किया कि जो आप पढ़ रही हैं आपको यही पढ़ना है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिनमें ये लोग स्टडी करवा रहे होते हैं। मेरा जो ब्रॉड एरिया था फ्रॉम मास्टर्स वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही था, बट यहाँ जिस लैब में मैं आई वहाँ पे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स पे काम हो रहा था। आपके कार्स के सिस्टम, रेलवेज के सिस्टम, एरोप्लेन्स के सिस्टम्स, सैटेलाइट सिस्टम्स, और आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दो सिस्टम्स और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा और उसी को मैंने फर्दर परस्यू किया। लेकिन मेरे करियर में स्टार्ट से मैं इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही थी। मास्टर्स में कंप्यूटर साइंस की अगर आप बात करें तो बहुत ब्रॉड फील्ड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, आप किसी भी डिसिप्लिन में इसके अंदर भी जा सकते हैं। अब तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी और वो चीज़ें भी ये भी बताइए, फील्ड्स तो बहुत हैं, मुझे ये बताइए मारिया कि आपका जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस था वो कैसे पूरा हुआ था, आपने क्या क्या स्टेप्स लिए थे जो हमारे स्टूडेंट्स जो है जिनसे गाइडेंस ले सकें? जी पहले तो मैं टू बिगिन विद आई वाज लाइक एनी अदर स्टूडेंट इन पाकिस्तान जिनको बिल्कुल ये क्लू नहीं होता है कि इंटरनेशनली ऐसे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो आपकी स्टडी को फुली फंड करते हैं। अगर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल है, एक अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल है और आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो वो आपकी स्टडी को कम्प्लीटली फंड करेंगे। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आप टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट पीएचडी, आप ट्राई टू हैव सम पब्लिकेशन, आप रिसर्च में थोड़ा एक्सप्लोर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इन चीज़ों से आपने कहा अच्छी प्रोफाइल, पहले जरा अच्छी प्रोफाइल जरा समझाएं। अच्छी प्रोफाइल आपने कहा होनी चाहिए, वो अच्छी प्रोफाइल क्या होती है थोड़ा सा अगर? जी टू बिगिन विद वेरी बेसिक्स, आपके मार्क्स काउंट होते हैं फ्रॉम मैट्रिक टू एफएससी टू बैचलर्स टू मास्टर्स। अगर मैं पीएचडी की बात करूंगी क्योंकि मैं पीएचडी में स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे आई थी, मार्क्स के बाद आपने अगर कोई जॉब की है तो वो कहाँ पे जॉब की है वहां से आपका फीडबैक आता है। अभी जैसे आपने बताया आपको एक लैंग्वेज टेस्ट चाहिए होता है, उसमें अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं या इवन मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो अगर आपका कोई रिसर्च इंटरेस्ट है और आपने उस पर कोई काम किया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। और उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती पाकिस्तान में। अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं और आपके कुछ टीचर्स हैं जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, आप उनके साथ काम करें। ये चीज़ें हैं जो आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं। उसके बाद एक चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जी जो बड़ी ज़रूरी है। मैं ऐसे डिस्टिंक्शन होल्डर्स को भी जानती हूँ जिन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शंस ली हैं फाइनेंस में, मार्केटिंग की फील्ड्स में, और उनको भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में फर्दर डिग्री के लिए एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उनकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वीक था या उनका कम्युनिटी या सोशल वर्क में प्रोफाइल नहीं डेवलप हुआ था। ये भी रीजन थे। तो इसलिए मैं चाहूँगी इसको ज़रूर एड्रेस करें। आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक स्टूडेंट कैसे लिखे अपना? जी अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि अभी आपने जिस प्लेटफॉर्म की बात की स्कॉलरशिप नेटवर्क, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वहां पे वॉलंटियर्स हैं जो लोगों को इन चीजों के बारे में अभी गाइड कर रहे हैं। मुझे भी उन्होंने ही गाइड किया था क्योंकि इन चीजों को हम एक्सप्लोर तभी करते हैं जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं किसी स्कॉलरशिप के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में थैंक यू मारिया, बहुत शुक्रिया आपका, हम अदा करेंगे। वकार साहब आपका जो नेटवर्क है वो फ्री नेटवर्क है ना, उसमें कोई पैसे तो नहीं लिए जाते स्टूडेंट्स से? नहीं जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इस हिस्से में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और बाकी के बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई हमसे पूछता है। मैं इस हिस्से में एक छोटी सी टिप दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप है। रिव्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें। जिस भी प्रोग्राम ने मांगे हैं रिव्यूअर ने आकर पढ़ने हैं। 100 अगर लेटर्स आए हैं किसी के पास तो 5 बंदे अपॉइंट हुए हैं, हर एक ने 20-20 पढ़ने हैं। आप सिर्फ और सिर्फ देखें कि एक्चुअली कंटेंट क्या चाहिए, सैंपल ना रीड करें, आपका दिमाग कॉपी करेगा। ये इस तरह देखें, आप बच्चों को आज कहें कि बेटा मैं आप जाएं माई बेस्ट फ्रेंड पे मजमून लिख कर लाएं जी, बच्चे आएंगे आपके पास अगले रोज़, आप देखना शुरू करें मजमून। एक ने लिखा, आपने कहा इसने कॉपी नहीं किया, बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरे ने लिखा, आपने कहा ज़बरदस्त है, 2। तीसरा आएगा, उसने कॉपी नहीं किया हुआ लेकिन पहले वाला पैटर्न। चौथा आएगा वो दूसरे वाला पैटर्न। इस तरह यू विल सी के एवरेज पे गिनते जाएंगे। चेंज द गेम,
इतनी ज़बरदस्त स्टोरी लिखें कि रिव्यूअर का टाइम बेहतरीन गुजर जाए। बिलीव मी, ऐसी स्टोरी लिखें कि वो जब वो पढ़े तो क्या बेहतरीन, उसके बाद दो ही ऑप्शन हो, या तो वो फाड़ के फेंक दे या उसको टॉप पर रखें, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा अच्छा इसने 1 गोल्ड मेडल लिया, इसने इतना काम किया, वो आपकी CV बता रही है, इट्स शोइंग ऑलरेडी कंसाइज फॉर्म के अंदर CV सब कुछ शो कर रही है। सो व्हाट द थिंग इज़ कि हाउ मच गुड स्टोरी टेलिंग, आप कितने बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं, आप कितने बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। और वो जो उसको मिला है टाइम 10, 15, 20 मिनट, उसके अंदर जो रिव्यू कर रहा है वही वाला इस तरह रिव्यू कर रहा हो कि जिस तरह आप एक किताब है वो एक रात में ख़त्म करते हैं और एक किताब होती है जो आप 6 महीने में भी नहीं ख़त्म कर पाते। ठीक है। अच्छा ये भी बताइए कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जिनमें कि जिस तरह जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है यूनिवर्सिटीज़, उनमें उनकी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख लेते हैं तो वो ट्यूशन फ़ी जो है वो नहीं चार्ज कर रहे होते या बहुत मिनिमलिस्टिक किस्म की होती है। अब उसमें आपने अपनी रिहाइश के अखराजात उठाने होते हैं, लेकिन क्या उन यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम कंपैरिजन करें उन यूनिवर्सिटीज़ से जो फुली फंडेड हैं और वो आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हैं, तो दोनों में से बेहतर क्या है? वो वाली जिसके लिए आप दूसरी लैंग्वेज सीख के जा रहे हैं पढ़ने और ट्यूशन फ़ी वहाँ पर आप बहुत मिनिमलिस्टिक अदा कर रहे हैं, या वो वाली जिधर आपकी पूरी ट्यूशन फ़ी या सारा जो प्रोग्राम है वो ही फंडेड है लेकिन वो लैंग्वेज अंग्रेज़ी में सिखाएंगे आपको? जी, पहली बात तो ये जो नेटवर्क है इस हद तक बड़ा है कि यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। और अगेन जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा इसके अंदर होता है वो बेचारे CGPA पे परेशान रहता है। मैं आपको आज बता दूं 2 से लेकर 4 तक है तो यू आर गोइंग ऑन द स्कॉलरशिप। ये मेरा एक्सपीरियंस आज का नहीं, 2008 से मुस्तकिल ये जो लोग मुझे जानते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है और हर रोज़ की बुनियाद पर हम कर रहे हैं। वी आर टेस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, हम हर चीज़ को देख रहे हैं, साथ साथ ट्राई करते हैं मुख्तलिफ मेथड्स, उनको फिर आगे रिस्पॉन्सेज देखते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 2 से लेकर 4 तक आप जा सकते हैं और देयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आपके सवाल क्या बेसिक आंसर तो ये हो सकता है, अगर तो आप वकील हैं या डॉक्टर हैं या इस तरह का शोबा है जिसके अंदर आपने लोगों के बीच में बात करनी है, यू हैव टू गो इनसाइड द पीपल, तो फिर तो आप उस मुल्क की लैंग्वेज करें। पर ऑल द अदर प्रोग्राम जो ज़्यादातर रिसर्च बेस हैं, क्योंकि जैसे से एडवांस डिग्री होती जाती है वो रिसर्च होती है, चाहे किसी भी फील्ड में आप कर लें, चाहे मीडिया में कर लें, सब। अगर आपकी फील्ड प्रैक्टिसिंग नहीं है जिसके अंदर आपने लोगों से जाकर बात करनी है, जिस तरह मैंने बताया सिंपल केस लॉयर का ले लें या मेडिकल डॉक्टर का ले लें, अगर मेडिकल डॉक्टर भी रिसर्च करें तो उस मुल्क की लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगी। जितनी भी फ़ॉरेन के अंदर 95% जो कंट्रीज़ हैं हायर डिग्रीज जो हैं वो सारी की सारी इंग्लिश के अंदर करवा रही हैं। अगर उस मुल्क की लैंग्वेज सीख ले तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज एम्बेड होने में ज़ाहिरी बात है आसानी है और लैंग्वेज सीखने के और भी बड़े फ़ायदे हैं, साइंटिफिकली यू नो प्रोग्रेस सही है। तो इसके अंदर ये है कि हर मुल्क में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, फुली फंडेड, इतने ज़्यादा फुली फंडेड है, मैं इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा फुली फंडेड है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि आप ईजिली ना सिर्फ अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली को आप ईजिली सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो फंड्स भी देते हैं, आपको भी स्टाइपेंड दे रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं और उन्होंने भी स्कॉलरशिप पे जो है अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। इरफान खालिद साहब हैं हमारे साथ और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में उन्होंने जो है वो अपनी तालीम वो हासिल करें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू इरफान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एक तो आपकी ये फील्ड जो है वो बड़ी डिफरेंट है। अब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी को इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिले कि वो बाहर से अपनी सारी तालीम फंड कर सके। आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना जिसका स्कोप पाकिस्तान में कम से कम बड़ा लिमिटेड है? जी, सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ आपका और आपके चैनल का, आपकी टीम का स्पेशली कि आपने हमें एक मौका दिया कि हम बता सकें कि किस तरीके से पाकिस्तान की यूथ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से एक ग्रुप जो है और ग्रुप के पीछे जो एक पर्सन डॉक्टर वकार बेग वो कैसे लाइफ चेंजिंग काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है इस डिग्री के हवाले से, तो जो बेस मेन जो मेरा रिसर्च एरिया है वो सिक्योरिटी के हवाले से है, जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से डेटा आपका शेयर हो रहा है विद इन डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स और जो भी यू कह लें कि रीजन्स वगैरह होते हैं। तो अगर इसको मैं सिंपली ये बताऊं कि स्कोप के हवाले से तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस फील्ड पे काम हो रहा है और पाकिस्तान में अभी ये फील्ड ऑब्वियसली इवॉल्व करेगा, अभी इस पे काफी काम होने वाला है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे। और ये सेगमेंट हमने उन गेस्ट, उन नाजरीन के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया बेसिकली जो कि बाहर से तालीम हासिल करना चाहते हैं और उनको ये शक रहता है हमेशा कि पता नहीं शायद हमें कभी कोई स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिर्फ कोशिश करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और स्कॉलरशिप्स वहाँ पर ढेरों हैं, बेशुमार हैं, आपको भी मिल सकती हैं, सबको मिल सकती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए।